आपके हिसाब से को एजुकेशन बेटर है या गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग पढ़ना चाहिए? सरकार ने बिजली कंपनियों को घाटा से निकालने के लिए योजना भी चलाई थी बीच में। क्या नाम था उसका? अलवर के बारे में पूछते हैं। भरतरी जी के बारे में बताओ आप। डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं और कुछ हमने स्टेप्स लिए भी हैं क्या इस नमस्ते। बैठिए बैठिए। हरि के द्वार, हाँ, हरिद्वार में पढ़ाई की है आपने? जी मैम। क्या नाम था आपके कॉलेज का? मैम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? इसकी कुछ हिस्ट्री बताइए। मैम शुरुआत 1902 के अंदर स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी। मैम जब आयुर्वेद के अंदर 2 स्कूल्स डिवाइड हो गए थे तो मैम जो रिफॉर्मिस्ट स्कूल था उन्होंने तो दयानंद एंग्लो वैदिक आयुर्वेद के अंदर या आर्य सॉरी मैम समाज के आर्य अंदर? समाज के अंदर मैम 2 स्कूल्स डिवाइड हो गए थे। जो रिफॉर्मिस्ट थॉट था उन्होंने डीएवी स्कूल्स बनाए, जो कंजर्वेटिव थॉट था उन्होंने गुरुकुल्स की स्थापना की। तो मैम सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में कांगड़ी गांव के अंदर गुरुकुल की स्थापना की थी। कंजर्वेटिस्ट और रिफॉर्मिस्ट जो थे उनमें किन विचारों को लेके मतभेद थे? डिस्प्यूट क्यों था मतलब? मैम जनरली जो कंजर्वेटिव्स थे वो सोचते थे कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, जबकि रिफॉर्मिस्ट का ये व्यू था कि हमें ट्रेडिशनल के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन को भी अपनाना चाहिए। दूसरा मैम कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज वो इंग्लिश को भी सपोर्ट करते थे। और तीसरा मैम जो को एजुकेशन को डीएवी मतलब जो रिफॉर्मिस्ट थॉट था वो सपोर्ट करते थे, जबकि जो गुरुकुल्स थॉट वाले थे वो कहते थे कि जो गर्ल्स और बॉयज की एजुकेशन है वो अलग अलग होनी चाहिए। आपके हिसाब से को एजुकेशन बेटर है या गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग पढ़ना चाहिए? मैम अगर कोएड एजुकेशन हो तो वो ज्यादा स्कोप मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर। क्यों? मैम एक तो अगर गर्ल्स और बॉयज एक साथ पढ़ते हैं तो मैम इंटरेक्शन अच्छा होता है, एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है और एक साथ काम भी कर सकते हैं जिसके अंदर दोनों का पोटेंशियल यूज हो सकता है। गुड। तो उसके बावजूद भी बिल्कुल सही है आपकी बात से, मैं भी एग्री करती हूँ, कोएड होना चाहिए। बट सरकार फिर क्यों गर्ल्स स्कूल ओपन करती है? सॉरी मैम? सरकार फिर क्यों गर्ल्स स्कूल ओपन करती है? देखोगे ना, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल प्राइमरी स्कूल, तो कोएड करना चाहिए। आप भी यही कहते हो, आप सोशियोलॉजिस्ट है वो भी यही कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं, सबका यही विचार है। लेकिन फिर सरकार क्यों ओपन कर रही है केवल गर्ल्स स्कूल? मैम अगर हम थॉट प्रोसेस देखें तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही है। जहां पर अभी मैम इंडिया में पैट्रियार्कल माइंडसेट ज्यादा है, तो अगर हम शुरू में गर्ल्स को पहले फॉर्मल एजुकेशन के अंदर ला पाए, चाहे उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, चाहे वो कोएड हो चाहे फिर वो अलग से गर्ल्स स्कूल्स खोलना हो। मैम एक बार मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अंदर आ जाए, उसके बाद अगर सेकंड स्टेप कोएड का हो तो मे भी सरकार की ये मंशा हो सकती है कि पहले एक बार फॉर्मली इंक्लूड कर लिया जाए और उसके बाद दोनों को एक साथ मतलब कोएड स्कूल्स की तरफ बढ़ा जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से लेके वो यहाँ तक पहुंचे, हम ये देख रहे हैं कि इट्स नाउ इलेक्ट्रिक, जो आपका एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जी। तो ये जो इतना पूरा जो ये एक जर्नी है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं? मैम शुरू में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन पावर प्लांट्स में होता है, तो मैम वहां पे जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर लॉसेज होते हैं। फिर मैम जनरेशन से फिर ट्रांसमिशन होता है, तो ट्रांसमिशन के अंदर ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं, वो जीएसएस के अंदर भी होते हैं और ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर भी होते हैं। मैम उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन साइड आती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन साइड्स में एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज होते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन जीएसएस जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है दूसरा उसमें होते हैं। और उसके बाद हमारी कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं लॉसेस को? मैम अगर हम शुरुआत डिस्ट्रीब्यूशन से करें तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर जो मीटर्स हैं उनको बदला जाए। और मैम जो AT&C लॉसेज हैं वो मैम अभी 15% है नेशनल एवरेज, उसमें मेजर कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का है, तो उसे कम किया जाए। फिर मैम ट्रांसमिशन साइड चलें तो मैम जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं
वो काफी सालों पुरानी है, जो कि आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो उनको बदला जाए। और मैम जो पावर प्लांट्स में जो ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स हैं वो मिनिमम पावर रेटिंग्स के लिए जाएं, ताकि जो ऑक्सिलरी लॉसेज हैं वो कम हो सके। ओके, अब एक केस लेते हैं। वैसे ही आप जेईएन हैं, जी मैम। ठीक है। आपने आपके डिपार्टमेंट ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने ट्रांसमिशन लाइंस डालनी है। उसने जो कोट किया था कॉपर यूज करेगा, कॉपर के लाइंस डालेंगे, लेकिन उसने जो डाला है वो एल्यूमिनियम के लाइंस डाले। आपने ये देखा और फिर आप उन्हें उसके बिल्स पे साइन वाइन करने से मना कर दिया। अब आपके जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं वो आपको कॉल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका बिल, इसका जो मैटर है जल्दी से सेटल करो। अब आप क्या करेंगे? मैम सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी मैं उसे दोबारा रिविजिट करूंगा कि उसके अंदर कॉपर लाइंस या फिर जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हों उनसे वही चीजें लगाई गई हैं या उनसे डेविएशन है। अगर उनसे डेविएशन है, वो हमने आपको बताया कि आपको मिला है डेविएशन इज देयर, तो मैम जो भी और डिपार्टमेंट्स के जो हायर ऑफिशियल्स हैं, मैम अगर मेरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं तो मैम जो उनसे नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है, जो डिप्टी चीफ इंजीनियर सर हैं, तो मैं उनके पास अपनी बातों को लेके जाऊंगा विद डॉक्यूमेंटेशन, ताकि वो समझ सके और कोई भी जो भी रास्ता हो वो निकाल सके। सर प्लीज। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अभी टोटल लॉसेस कितना आपका राजस्थान में ओवरऑल, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सभी डिस्कॉम्स के मिला के कितने लॉसेस हैं? सर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग लॉसेज हैं। जैसे सर जो एवरेज कंबाइन, मुझे तो सर कंबाइन एवरेज 20% के करीब, जिसको हम AT&C लॉसेज बोलते हैं। और करोड़ में अगर देखें तो कितने करोड़ का लगभग अभी घाटा चल रहा है बिजली कंपनियों का? सर डिस्कॉम्स के अंदर? हाँ सर अगर नेशनल एवरेज पे बात करें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा है। ठीक है। सरकार ने बिजली कंपनियों को घाटा से निकालने के लिए योजना भी चलाई थी बीच में। जी सर। क्या नाम था उसका? सर शुरुआत में उदय उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना चलाई गई थी, और अभी कुछ सालों पहले रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS स्कीम चलाई गई। आपको नहीं लगता ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला जो ये चुनाव में लाभ लेने के लिए सरकारें इस तरह के जो वादे कर देती है, ये स्पेशली बिजली कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है? सर इसमें भी कई, मतलब हमें इस कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले कई चीजें देखने की जरूरत है। सर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो सर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स चाहिए ही होती हैं। तो सर जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री में बिजली दी जा रही है, अगर उसके अंदर भी हम सेग्रीगेशन कर सकें, सर जिनको जेन्युइन नीड्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे लेकिन उनकी भी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है वो पूरी हो सके, तो सर अगर हम उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोवाइड कराएं, और जो नॉन एसेंशियल चीजों के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है अगर उनमें हम कटौती करें और उनको फ्री से हटा दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये घरेलू के बजाय अगर आपको देना ही है तो फिर एग्रीकल्चर पे देवें, इंडस्ट्रीज पे देवें, वहां आपका आउटपुट निकलेगा। घरेलू फ्री देने का क्या बेनिफिट होता है? सर उससे हमारी इकोनॉमी तो ग्रो करती है। सर हमें ट्रेड ऑफ करने की जरूरत होती है कि हम जो बिजली दे रहे हैं उससे जो हमारा कॉस्ट है वो किसी दूसरे सेक्टर्स के थ्रू निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। सर फॉर एग्जांपल अगर हमने एक AC बनाया है और कोई भी हाउस होल्ड AC यूज कर रहा है, तो सर उसके लिए उसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, तो AC बनने में सर और कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लग रही है, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिल रहा है। तो सर हमें ट्रेड ऑफ ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके बेसिस पे सरकार ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती है। ठीक है। राजस्थान की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है? सर ऐसे सॉरी सर, राजस्थान की तो मुझे एक्चुअल नहीं पता है, क्योंकि सर वो रीजन वाइज होती है, उसमें स्टेट्स को सेग्रीगेट करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो राजस्थान का तो सरकार के आंकड़े हैं अपने, और सॉरी सर ये मेरे एग्जैक्ट ध्यान में। इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे आप, उसमें आंकड़े मिल जाएंगे सारे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है राजस्थान की टोटल? सर राजस्थान की 26.25 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। श्योर है? सोलार की कितनी है? सर जो इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो उसमें 5500 मेगावाट सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अच्छा सर लेकिन डिफरेंट आंकड़े आते हैं, उसमें 30 गीगावाट भी सोलर की कैपेसिटी बताई जाती है, पर सर वो भी कंस्ट्रक्शन फेजेस के अंदर है, वो एक्चुअल में इंस्टॉल्ड नहीं हो पाई है। अच्छा, तो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन सा है राजस्थान का? सर भडला सोलर पावर प्लांट। और कौन कौन से मेजर सोलर प्लांट्स हैं? सर फतेहगढ़ सोलर पावर प्लांट है, सर पूगल सोलर पावर प्लांट है, जिसके अंदर मेरी खुद की जो RVNL है उसको मतलब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। क्या सोलर एनर्जी पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी? सर वो डिपेंड करता है कि जहां पे सोलर लगाए जा रहे हैं वहां पे नुकसान कितने हो रहे हैं। सर अगर
अगर कहीं पर ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं तो सर वहां पे हम नहीं कह सकते कि वो एक्चुअल ग्रीन एनर्जी है, लेकिन कहीं पे प्योर डेजर्ट है और वहां पे हम सोलर पैनल्स लगा रहे हैं तो सर वहां पे ग्रीन एनर्जी कहना सही होगा। अच्छा, आगे इंस्टॉलेशन के बाद किसी तरह के कोई इस पे एनवायरमेंटल लॉसेस होते हैं? इंस्टॉलेशन के बाद भी किसी तरह से कोई खर्चा वगैरह आता है उस पर? सर एनवायरमेंट लॉसेस, हाँ, एनवायरमेंटल लॉसेस सर जो हमारे सोलर पैनल्स लगते हैं तो सर उनके बाद उनकी क्लीनिंग की जरूरत होती है। अगर हम उनके लिए पानी का यूज कर रहे हैं तो सर कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी रूप में हम एनवायरमेंट के चाहे वाटर हो चाहे एयर हो उनको किसी भी तरह पोल्यूट नहीं कर रहे हैं तो सर फिर वो ग्रीन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, अभी आप मैडम से गुरुकुल कांगड़ी के बारे में बात कर रहे थे, तो जो एंग्लो वैदिक एजुकेशन के सपोर्टर्स थे वो कौन कौन थे? ये तो हो गए कि जो ट्रेडिशनल वैदिक एजुकेशन के सपोर्टर तो सजानंद जी आपने बता दिए, एंग्लो वैदिक के सपोर्टर कौन थे? उसी समय उन्होंने भी स्कूल सेटअप किए थे, एंग्लो वैदिक स्कूल्स। सर दयानंद एंग्लो वैदिक सर लाहौर के अंदर मुंबई के अंदर स्टेब्लिश किए गए। सॉरी सर पर उनके नाम तो मैं नहीं रिकॉल कर। ठीक है सर, अब बिजली से संबंधित ही बात करें, थोड़ा मैं भी पूछ लेता हूँ इससे। एक क्या है, मतलब इसका डिसेंट्रलाइजेशन अगर करना पड़े तो कैसे करें? अपना जो आपका सिस्टम है ना ये बिजली का, किस लेवल तक ले जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रोलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन को ले जाना चाहिए? सर क्या क्या इश्यूज हैं? हाँ, नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ तक इसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए? सर अभी तो हम हाउस होल्ड्स तक इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जो हो रहा है वो हाउस होल्ड्स के अंदर भी हो रहा है, जहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए गए हैं पीएम कुसुम योजना के तहत। तो सर डिसेंट्रलाइजेशन तो लास्ट हाउस होल्ड तक पहुंच चुका है, पर सर हमें और डाइवर्सिफाई करनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं, हमको मिलते नहीं है। सॉरी सर मैं सर समझ नहीं पा रहा। आप नहीं समझ पाए, बिजली का कनेक्शन लेना होता तो आसान नहीं है कनेक्शन लेना राजस्थान, ऐसा क्यों? एक मैं तो कॉमन मैन की तरफ पूछ रहा हूँ आपसे। सर मेन जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है डिस्कॉम्स का सर वो अच्छा नहीं है सर, उसकी वजह से कोई भी कॉमन मैन है उनको 6-6 महीने तक उनको कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट्स हो जाते हैं तो नया ट्रांसफॉर्मर नहीं मिल। अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो कितने साल से पड़ा पेंडिंग? सॉरी सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कनेक्शन देना है वो कितने साल से पड़ा है? सर जहां पर कई केसेज आते हैं जो 1-1 साल पुराने भी होते हैं, 6-6 महीने पुराने भी होते हैं, पर सर इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। सर राजस्थान के अंदर हमने सर राजस्थान गवर्नमेंट ने 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्राइवेट बनाई हुई हैं, कोटा के अंदर और भरतपुर के अंदर। सर उन्होंने यही सब इश्यूज को सॉर्ट आउट किया हुआ है। क्या मॉडल अपनाया? राइट बोल रहे हो सर, उन्होंने जो अपना ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके लिए अलग से सेल बनाया और सर हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए। उन हेल्पलाइन नंबर्स को हमेशा एक्टिवेट रखा ताकि जो भी कोई कंज्यूमर किसी भी तरह की शिकायत करता है तो उसका जल्द से जल्द रिड्रेसल किया जाए। ये भी है, और फॉल्ट वगैरह होता है तो ये भी तुरंत संभाल लेते हैं, आउटसोर्स ही कर रहे हैं आप। जी सर, तो क्यों नहीं ये कंपनियां सारी प्राइवेट को दे दी जानी चाहिए? सर हमारे सामने सर 2 इश्यू आते हैं, एक तो अकाउंटेबिलिटी का और एक एफिशिएंसी का। सर जो प्राइवेट सेक्टर है सर वो एफिशिएंट तो काम करता है, पर सर अकाउंटेबिलिटी का इश्यू रहता है। जबकि सर जो पब्लिक सेक्टर है वो अकाउंटेबल तो होता है लेकिन एफिशिएंसी नहीं रहती। तो सर हमारे कंट्री के अंदर भी 2 से 3 मॉडल है जो काफी सक्सेसफुल हैं। एक उड़ीसा का मॉडल है और एक गुजरात का मॉडल। गुजरात का क्या है? सर गुजरात ने सर जो अपने पावर सेक्टर है उनको कॉर्पोरेटाइज किया, उनको प्राइवेटाइज नहीं किया, कॉर्पोरेटाइज किया, और जो टेक्निकल लोग हैं वो अपनी एनर्जी सेक्टर के अंदर उन्होंने अपॉइंट किए। कहाँ से शुरू किया था गुजरात में सबसे पहले ये जो आप बोल रहे हो? जी सर, कॉर्पोरेट करना सबसे पहले किस शहर से शुरू किया था? है आइडिया? सॉरी सर, शहर का नाम तो है। अलवर के बारे में पूछते हैं, भरतरी जी के बारे में बताओ आप। अलवर के है ना? जी सर, भरतरी जी के बारे में बताओ, कौन थे, क्या थे? सर भर्तरी जी उज्जैन के राजा थे। सर वो एक काफी मतलब उज्जैन के राजा थे। बाद में उनके साथ एक पर्टिकुलर एपिसोड होता है तो वो सर उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उनसे उनका मतलब वो सन्यासी की तरफ, सन्यासी लाइफ की तरफ जाते हैं और वो अपना जो राजपाट है वो अपने भाई विक्रमादित्य जी को सौंपकर वो मतलब अलवर के रीजन में सरिस्का के जंगलों में आ जाते हैं। और सर यहाँ पे उन्होंने तपस्या की और उन्होंने अंतिम प्राण भी यहीं पे उनके निकले। आपके अलवर में किसान आंदोलन भी हुए थे? जी सर, बताइए। सर किसान आंदोलन जो अलवर में हुए थे वो प्रसिद्ध है। सॉरी सर, बहुत प्रसिद्ध है वो आंदोलन, कृषक आंदोलन। हाँ, किसान आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है वहां के। वो बताओ मुझे क्या हुआ था, क्या घटना थी?
तो भी सर और नाम भी होगा उसका किसान आंदोलन का, उस स्थान विशेष के नाम से सर भी नीमू चना किसान हाँ, आंदोलन। क्या था वो आंदोलन? सर नीमू चना किसान आंदोलन सर 1900 सर एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं है, 1924-25 के आसपास हुआ था, जिसमें जो नीमू चना इंसिडेंट है जिसमें 150 किसान शहीद हो गए थे सर, वो काफी मतलब कुख्यात है वो अपने इंसिडेंट के लिए। सर उसमें जो किसान थे उनकी सर एक तो जो लगान था, जो बेगारी थी, लगान थी सर, वो ज्यादा थे। और सर जो रोंद के एरियाज थे सर उनमें सर उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था, वहां पे उन्हें खेती करना या फिर जो भी उनके राइट्स थे सर वो कर्टेल किए जा रहे थे। सर दीपक आपने लिखा है कि आप क्विक डिसीजन मेकिंग करते हैं प्रेशर वाली सिचुएशंस में। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आपको बताना है आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, मानिए आप एसडीएम है एक जिले में, उस जिले में एक दलित दूल्हा था जो कि घोड़ी पे अपनी बारात में जा रहा था, तो कुछ स्वर्ण जाति के लोगों ने उसे उतार के काफी पीटा। इसकी वजह से वो दूल्हा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में और आईसीयू में। उसके जो रिलेटिव्स है, पेरेंट्स और बाकी रिलेटिव्स, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये खबर फैल चुकी है लोकल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे। तो एक कास्ट सेग्रीगेशन भी हो गया, वन कास्ट वर्सेस अनदर कास्ट, और इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर। आज से कुछ दिन बाद में इलेक्शंस भी है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस सिचुएशन को अपने अपने वोट बैंक के लिए यूज कर रही हैं। चांसेस हैं कि दंगे हो सकते हैं, क्योंकि भड़काऊ भाषण भी दे रहे हैं जो जातिवादी नेता हैं वो। आप एज एन एसडीएम इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? आप पे बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, जो कलेक्टर है उनका, कि कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना चाहिए, इलेक्शन का जो मिसयूज है वो नहीं होना चाहिए। कैसे हैंडल करेंगे आप? सर इसमें 2 से 3 इश्यू है सर। एक तो किसी वर्ग विशेष के सर इंसान को पीटा गया है। आप सिचुएशन वापस से एक्सप्लेन मत कीजिए सर। एक तो फोकस तो ये रहेगा कि जो कम्युनल हार्मनी है सर वो बनी रहे, और सर किसी के भी जो राइट्स का नुकसान हुआ है सर आगे ऐसा काम ना हो। तो सर उसके लिए मैं सर, अगर मीडिया में कोई खबरें फैल रही हैं तो सर सबसे पहले तो खुद जो एसडीएम ऑफिस है या उनका सर मीडिया सेल है वो एक्टिवेट किया जाए, ताकि जो एक्यूरेट वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचे। सर दूसरा, किसी भी इंसान को लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की वो ना की जाए, और सर बेटर लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग के थ्रू उस गांव में जहां पे ज्यादा चांसेस हो सकते हैं सर वहां पे पुलिस फोर्स है सर वो एक्टिव किया वहां पे लगाया जाए। सर तीसरा, सर जो कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं सर, जैसे मैं मेरे जिले में बात करूं तो एक्स सर्विसमैन काफी हैं सर जिनकी अक्रॉस कम्युनिटी लाइंस रेस्पेक्ट है, तो सर उनके थ्रू लोगों के अंदर एक सामाजिक सद्भाव बनाने की कोशिश की जाए। और सर अगर फिर भी कोई ऐसी घटना होती है तो सर जो मिनिमम फोर्स रिक्वायरमेंट है सर उसका उपयोग करके सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। आपका जो भी कोर्स ऑफ एक्शन था उसमें मैंने ये चीज नोटिस की कि आपने हार्ड मेजर्स ज्यादा लिए, आपने सॉफ्ट स्किल्स का तो यूज ही नहीं किया। कम्युनिटी लीडर्स को अभी तक आपने एंगेज ही नहीं किया। जो फैमिली मेंबर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आपने अभी तक डील ही नहीं किया, उनको इग्नोर कर दिया। जो दूल्हा आईसीयू में है आपने उसको भी इग्नोर कर दिया। आपने कहाँ अच्छे एक्शन लिए इस पूरी सिचुएशन में? आप कैसे हैंडल करेंगे? और ऐसी सिचुएशंस में मोस्टली देखा जाता है अगर आप बल का प्रयोग करते हैं तो इससे तनाव बढ़ता ही है। जी सर। तो आप तो इस सिचुएशन में काफी चीजों को मिस कर रहे हैं। सर मैंने कम्युनिटी लीडर्स स्पेशली सर एक्स सर्विसमैन का तो सर, एक्स सर्विसमैन फिर भी कम्युनिटी लीडर्स नहीं होते। हाँ सर, कम्युनिटी लीडर्स के साथ साथ उनका भी यूज किया जा सकता है सर उस रीजन को देखते हुए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं वो सेंट्रलाइज्ड जनरेशन होती है, यानी कि एक पावर प्लांट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और फिर वो बाकी जगह पे जा रही है। डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और कुछ हमने स्टेप्स लिए भी हैं क्या इस डायरेक्शन में? सर डिसेंट्रलाइज जनरेशन के लिए सर हमारे पास स्टेप्स लिमिटेड हो जाते हैं। विशेष रूप से सोलर एनर्जी का ही हम यूज कर सकते हैं सर, जिसका भी बहुत ही वाइड स्केल पर यूज किया जा रहा है, खासकर पीएम कुसुम योजना के तहत। सर उसके अलावा सर चाहे विंड प्लांट्स हो चाहे थर्मल प्लांट्स हो सर, वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन उनका करना सर डिफिकल्ट रहता है। अच्छा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स अभी न्यूज में है। जी सर। क्या है ये, और इनसे हम डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं क्या? सर एग्जैक्ट डिसेंट्रलाइजेशन तो कहना सही नहीं होगा, पर सर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वो होते हैं जिनकी जो कैपेसिटी होती है वो 300 मेगावाट या उससे कम रहती है।
सर वो हम कंपनी इंडस्ट्रीज के अंदर लगा सकते हैं, तो सर उससे हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ तो सकते हैं, उस दिशा में तो बढ़ सकते हैं, पर लास्ट तक पहुंचेंगे या नहीं ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। ऐसा ही एक और स्टेप है, हम पहले बहुत बड़े डैम्स बनाते थे जी सर। मैसिव स्केल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इसके बहुत सारे नुकसान में से एक बहुत बड़ा नुकसान ये था कि इससे एनवायरमेंटल डैमेज होता था, जी सर। जैसे कि फ्लड्स हो गए, लैंडस्लाइड हो गई, डिफोरेस्टेशन हो गई। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो सजेस्ट करते हैं स्मॉल डैम्स के लिए, एक छोटा डैम 5-6 गांव के लिए करेगा। ये डिसेंट्रलाइज जनरेशन का ही पार्ट हो सकता है। हाँ सर, पार्ट हो सकता है, पर जो लास्ट कंज्यूमर तक जिस मतलब हम दिशा में उसमें बढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट तक पहुंचना मुश्किल होगा। चलिए बहुत बढ़िया। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ के लिए है, इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं ये बताइएगा मुझे। कोशिश करिएगा कि सारे जो 5-6 एक्सेप्शंस हैं सब बताएं आप। सर एक्सेप्शन है सर, अगर आप ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर अपने ऑफिशियल उसमें ड्यूटीज में कुछ भी ठीक है, एक्सप्लेन मत कीजिए। प्रेसिडेंट का हो गया, गवर्नर का हो गया। का सर जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं, सर यूएन जो मिशंस हैं सर उनके कोई डिग्नेटरीज हैं सर, हमारे जो या फिर दूसरे कंट्रीज के जो हाई कमिश्नर्स हैं सर वो इनके अंदर है। अच्छा, ये जैसे जो प्रेसिडेंट का वो आर्टिकल 361 के अंडर आता है। ये जो आप यूएन के हो गए जो डिग्नेटरीज हैं, ये किस आर्टिकल या एक्ट के अंडर आता है? सर शायद सर कंफर्म तो जो आपको पता है वो बताइए। सर शायद यूएन चार्टर के अंदर आते हो। चलिए ठीक है मैम। आपको अगर खुद को डिफाइन करना हो एक शब्द में, कैसे डिफाइन करेंगे? मैम एक शब्द के अंदर मैम सिंपलिसिटी। सिंप्लिसिटी। ओके, चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।